हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस। जब आप ये वर्ड सुनते हैं स्ट्रेस, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले सोचिए क्या आता है। फैमिली का स्ट्रेस, टेंशन, यही सब चीजें आती है ना। ये वो स्ट्रेस नहीं है, ये मैकेनिकल का स्ट्रेस है। ये थोड़ा सा अलग होता है, ये टॉपिक ही अलग है, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर देता है। इसको आज बड़ी आसानी से समझेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे पॉलिटेक्निक के कंप्लीट सब्जेक्ट्स सभी सेमेस्टर्स के पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो अभी जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं, स्ट्रेस पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या चीज है सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है। सपोज ये एक मटेरियल है, ये एक डस्टर है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको तोड़ दूं, मैं इसको बीच में से तोड़ दूं। अब मैं इसको खींचना शुरू करता हूं, तो क्या ये टूट रहा है? नहीं टूट रहा। लेकिन क्या आपको लगता है ये कभी नहीं टूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये टूट जाएगा। अगर इस पे जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दी जाए तो ये बीच में से क्रैक हो जाएगा। कहीं ना कहीं से एक ऐसी लाइन बनेगी कि इसको तोड़ देगी, दो हिस्सों में बांट देगी। सेम उसी तरीके से अगर मैं इस मार्कर का एग्जांपल लूं, ये देखो, ये कैप मार्कर का है, मार्कर पे लगा हुआ है। अब मैंने इसको खींचा, थोड़ा फोर्स लगाया, नहीं निकला, और लगाया नहीं निकला, और लगाया नहीं निकला। ये डिफॉर्म नहीं होना चाह रहा, ये टूटना नहीं चाह रहा, ये कैप इस बॉडी से अलग नहीं होना चाह रहा। लेकिन मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया और ये दो हिस्सों में टूट गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। अब समझो, ये जो फोर्स थी, जो इंटरनल फोर्स ये क्रिएट कर रहा था अपने अंदर, कि ये जो कैप है ये इस बॉडी से अलग ना हो, उसी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। यानी कि जब हम किसी मटेरियल पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या आता है? उसकी शेप में, उसके साइज में कुछ चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस आने को रोकने के लिए जो फोर्स पैदा होती है उसके अंदर, जो इंटरनल फोर्स उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं, आसान शब्दों में। ठीक है, तो यहां से इसकी एक डेफिनेशन निकल के आ जाती है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। The internal restoring force, the internal restoring force per unit area, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जिस एरिया पर फोर्स लग रही है, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुई कि जब भी हम किसी बॉडी को उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका शेप या उसका साइज हम बदल दें या फिर उसको दो हिस्सों में तोड़ दें, तो कुछ समय ऐसा होता है जब उस पर कोई असर नहीं होता, या वो नहीं टूटती, या फिर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस भी आ जाती है। उस जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो उसको टूटने से रोकती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं? देखो, हर चीज का एक साइन होता है। हर चीज का क्या होता है? एक साइन होता है। मतलब कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें? अब हम हर जगह स्ट्रेस तो नहीं लिखेंगे ना पूरा, तो हम क्या करते हैं? सिग्मा का साइन बना देते हैं और सिग्मा के साइन से हम स्ट्रेस को डिनोट कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें कंडीशन आती है। कंडीशन एक ऐसी कंडीशन आती है, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें ना तो बॉडी टूटेगी और ना ही उसमें कोई असर होगा, लेकिन जैसे ही फोर्स उससे ज्यादा बढ़ेगी वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। वो कौन सी कंडीशन होती है? हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? समझिए कि कोई बॉडी है, एक शाफ्ट है, मैंने उसको दीवार से बांधा हुआ है ये। अब यहां से मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और मैंने इसको बाहर की तरफ खींचना शुरू किया कि ये शाफ्ट जो है वो यहां से दीवार से निकल जाए।
लेकिन शाफ्ट ने सेम क्या किया, स्ट्रेस पैदा किया और अंदर की तरफ फोर्स लगाई, जो कौन सी फोर्स थी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगी एक्सटर्नल फोर्स के, तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या असर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एफ एक्सटर्नल बढ़ेगी ये बॉडी इधर की तरफ खिसक जाएगी। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि आप कॉलेज में आपके स्पोर्ट्स चल रहे हैं, गेम चल रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग क्या है, गेम खेल रहे हैं रस्सी खींचने वाला, तो 5 लोग उधर रस्सी पकड़े खड़े हैं, 5 लोग इधर खड़े हैं, क्लियर। अब उधर से भी लोग खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो रस्सी बीच में रुक जाती है, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए रुके, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुके, और उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम ज्यादा जोर लगाएगी, एफ एक्सटर्नल वाली या एफ रिस्टोरिंग वाली। यानी कि स्ट्रेस ज्यादा होगा या जो फोर्स बाहर से लगाई जा रही है वो ज्यादा होगी। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो ये हार जाएगा, एक्सटर्नल पे कोई असर नहीं होगा, और एक्सटर्नल ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस हार जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यहां से आ जाती है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लेता है। तो ये डायग्राम बना देंगे और इतना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो स्ट्रेस का बड़ा आसान फॉर्मूला है बच्चों। स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपका, इसकी डेफिनेशन से ही बना लेते हैं, चलो डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने देखा कि इसका जो साइन है वो क्या है, सिग्मा। अब बोल रहे हैं द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया हम ले रहे हैं एमएम में, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हो गई इसकी यूनिट। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको कुछ बुक्स में लोड भी लिखते हैं, लोड पर यूनिट एरिया, वो भी ठीक है, फोर्स भी ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी क्लियर। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो स्ट्रेस की यूनिट कोई नहीं भूलेगा आज के बाद। यूनिट क्या है स्ट्रेस के, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कुछ बच्चे मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, आप एमएम ही लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए स्ट्रेस इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सब नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, वहां से जाकर के अपने नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस जो हमने अप्लाई किया, एफ क्या है, फोर्स जो अप्लाई की, ए क्या है, एरिया, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा एरिया होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक शाफ्ट है, सपोज एक मैंने शाफ्ट बनाई, ये एक शाफ्ट बनाई, क्लियर। अब जो फोर्स लगेगी वो तो इस वाले पोर्शन पे लगेगी ना, गोल वाले पे, गोल वाले पे लगेगी। अब इसका एरिया निकालो, एरिया कैसे निकलेगा, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर, इसका व्यास कितना है, डी मान लेते हैं, तो π/4 d स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल करके आ गया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, स्ट्रेस इंड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। ये याद रखना है कि जिस एरिया पर, जिस ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया पे जो स्ट्रेस लग रही है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिबल को प्रतिबल की तीव्रता कहा जाता है। जिस यूनिट एरिया पर वो स्ट्रेस लग रही है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस की तीव्रता यानी कि प्रतिबल की तीव्रता बोलेंगे। स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज में आपको प्रतिबल नहीं बोलना है, आप सबको क्या याद रखना है, स्ट्रेस ही याद रखना है, क्योंकि वर्ड कौन सा इस्तेमाल होगा, स्ट्रेस इस्तेमाल होगा, ना कि प्रतिबल इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं कहेंगे सर इसमें इतने न्यूटन एमएम स्क्वायर का प्रतिबल लग रहा है, कोई नहीं समझेगा आपकी बात को। तो आपको याद किस में रखना है, वो स्ट्रेस में ही आपको याद रखना है कि इतना स्ट्रेस इस पर लग रहा है, क्लियर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, देखिए मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो 8 टाइप के स्ट्रेसेस के बारे में बताने वाला हूं।
तो अब कोई बाकी नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है। टेंसाइल, कंप्रेसिव, क्रशिंग, शेयरिंग, बियरिंग, बेंडिंग सब पढ़ लेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सबसे पहले, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको लिखते रहा करो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, पहला स्ट्रेस आप लिख लीजिए टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा कंप्रेसिव, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। टेंसाइल खिंचाव, कंप्रेसिव दबाव, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत आसान है। टॉर्शनल, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल के बाद आपका आएगा क्रशिंग, बियरिंग। क्रशिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग के बाद आएगा आपका बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस। एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बाद आप लिखेंगे लास्ट वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। आई होप यहां तक आप सबको दिख रहा होगा, क्लियर। अब एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 8 प्रकार के आपके स्ट्रेसेस, प्रतिबल मैंने यहां पे बता दिए हैं। पहला कौन सा आ गया आपका? टेंसाइल, कंप्रेसिव, शेयर, टॉर्शनल, क्रशिंग, बियरिंग, बेंडिंग एंड वॉल्यूम। तो 8 प्रकार के आपके यहां पर स्ट्रेसेस हो गए। अब डिटेल में एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। साथ साथ एक पॉइंट इनके बारे में लिखवाऊंगा, वो आप लिखते चलेंगे, क्लियर। चलिए सबसे पहले सारा रफ करते हैं, सिर्फ टेंशन के बारे में सोचते हैं और लोगों को टेंशन देते हैं। लेते नहीं अपन, देते हैं, तो टेंशन देते हैं। चलिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना, ये दोनों ही क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस का पार्ट है। लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ के अलाउ लगती हैं, दोनों लंबाई में ही बदलाव करती है। एक लंबाई को बढ़ा रही होती है और एक लंबाई को घटा रही होती है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि दोनों लंबाई में ही बदलाव करती हैं। एक लंबाई को बढ़ा रही होती है टेंसाइल, और कंप्रेसिव लंबाई को घटा रही होती है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या कर रही है? टेंसाइल स्ट्रेस ये कह रही है कि यहां पर ये जो स्प्रिंग है, मैंने जो स्प्रिंग लिया है, इसको आप शाफ्ट मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, स्प्रिंग नहीं है, एक शाफ्ट है। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक शाफ्ट बनाई, ये एक शाफ्ट बनाई, ठीक है। इस शाफ्ट की जो लंबाई है उसको मैंने कहा कि इसको हम L मान लेते हैं। शाफ्ट की जो लंबाई है उसको L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। चलिए शाफ्ट की जो लंबाई है उसको माना हमने L, और शाफ्ट पर जो लोड लग रहा है वो टेंसाइल लोड है। तो टेंसाइल लोड कैसे लगता है बच्चों? बाहर की तरफ लगता है। तो मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा, बाहर की तरफ खींचूंगा तो टेंसाइल लोड लगेगा आपका बाहर की तरफ। इसको P लिखूं या F, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंफ्यूज इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं शाफ्ट के डायमीटर की, व्यास की। तो शाफ्ट का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कितना है? D। तो D आ गया, क्लियर। अब आपको समझ में एक चीज आ रही है, ये डायग्राम मेरे बनाने का मकसद क्या था? डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो बाहर की तरफ लगती है, यानी कि लेंथ को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा क्या करेगी? बाहर की तरफ लगेगी और जो लेंथ है उसको बढ़ाएगी। तो पुल टाइप की जो है वो स्ट्रेसेस आती है। इसमें जो लोड लगेगा वो कैसा लगेगा? पुल टाइप लगेगा, खिंचाव वाला लगेगा, पुल टाइप ऑफ लोडिंग।
ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट। पुल टाइप ऑफ लोडिंग, अगर इतना भी आपने नोट्स में लिख रखा है तो आपको याद रहेगा, क्योंकि पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। खींचना, आप किसी शोरूम में गए हैं, किसी दुकान के बाहर आपने लिखा होगा कि पुल, तो हैंडल के पास में एक जो है वो स्टिकर लगा देते हैं पुल, तो उससे हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये गेट जो है मैं बाहर की तरफ खींचना है, पुश अंदर की तरफ दबाना है। तो इसीलिए उसमें क्या है, स्टिकर लगा देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो पुल और पुश का। तो ये पुल टाइप की स्ट्रेसेस हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेस है पुल टाइप की स्ट्रेस है, बाहर की तरफ लगती है। ठीक है, तो लंबाई क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो डायमेंशन को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज द डायमेंशन, इंक्रीज द डायमेंशन। क्लियर। अब यहां पर देखिए जो चीजें मैंने लिखी है इसको एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। जो P है वो क्या है यहां पे, लोड, टेंसाइल लोड। कौन सा लोड, टेंसाइल लोड। तो P क्या आ गया यहां पे, टेंसाइल लोड आ गया। P क्या आ गया, टेंसाइल लोड आ गया। दूसरा L, लेंथ ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट की लंबाई। और यहां पे D क्या आ गया, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, व्यास है शाफ्ट का। तो ये चीज आपने पढ़ ली, आपको समझ में आ गया टेंसाइल लोड, जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या है। क्लियर। आगे देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज आप लोग लिखते चले तो ज्यादा बेहतर है, डायग्राम यही वाला काम आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में चेंज क्या आएगा, देखो कंप्रेस जो स्ट्रेस है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, किसी चीज को दबाना, कंप्रेस कर देना। और ये कौन सी टाइप की स्ट्रेस है, पुश टाइप की स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी लोड है वो एक दूसरे की तरफ लगेगा, यानी कि लोड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, बस बाहर की बजाय अंदर की तरफ लगेगा लोड। और जब अंदर की तरफ लगेगा तो डायमेंशन घटेगी या बढ़ेगी, डायमेंशन घटेगी। पहले वाले में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इसमें क्या होगा, डायमेंशन घटेगी। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि एक तो ये पुश टाइप का स्ट्रेस है, पुश टाइप ऑफ स्ट्रेस, दबाव पैदा करता है। दूसरा, डायमेंशन को डिक्रीज कर देता है, डायमेंशन डिक्रीज कर देता है, मतलब डायमेंशन को कम कर देता है। और बाकी सभी चीजें सेम है। डी क्या है, शाफ्ट का व्यास है, एल क्या है, शाफ्ट की लंबाई है, और लोड ये क्या है, पी, ये लोड है। कौन सा लोड है यहाँ पे, पहले वाले में क्या था, टेंसाइल लोड था, यहां पे क्या है, ये कंप्रेसिव लोड है। तो पी क्या हो गया यहां पे, कंप्रेसिव लोड हो गया, कंप्रेसिव लोड। क्लियर हुआ, कितना आसान था। तो अब देखो इनकी डेफिनेशन पढ़ो, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ो, आप सबको समझ में आ चुका है टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेस दैट रिजल्ट्स इन द इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव, बढ़ाना। तो उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस दैट रिजल्ट्स इन द कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल। कंप्रेशन का मतलब दबाना। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक में मटेरियल लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक में मटेरियल दब जाएगा। ये हमारा हो गई दो टाइप की स्ट्रेसेस। अब हम आगे देखते हैं, ये देखो ये क्या कर रहा है, मटेरियल को खींच रहा है, मटेरियल को खींच रहा है। कौन सा लोड स्ट्रेस लगा रहा है, कौन सा स्ट्रेस लगा रहा है, कमेंट करके बताओ। टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा है ना। आगे देखो, ये देखो शाफ्ट को खींचा जा रहा है। अब शाफ्ट को जब खींचा जा रहा है तो कैसे खींच रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस में खींच रहे हैं। तो देखो लंबाई शाफ्ट की लंबी होती जा रही है, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है उसकी। आगे देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये देखो दबाया जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं मटेरियल को। जब दबा रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पर ये लग रहा है। क्लियर हुआ सबको। तो इसको संपीड़ित प्रतिबल भी बोलते हैं, संपीड़ित प्रतिबल, याद रखना। अब देखो, अब कुछ और टाइप के स्ट्रेसेस हमारे जो हम देखेंगे। कौन कौन से बच्चे, शेयर, बेंडिंग, टॉर्शन, वॉल्यूम और बियरिंग, क्रशिंग, ये बच्चे। चलिए अब आगे देखते हैं एक और टाइप कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक और लगता है मजे की जगह,
जब चेयर पे कोई बैठा हो, चेयर पे कोई बैठा है, कोई पतला दुबला इंसान चेयर पे बैठा है प्लास्टिक की चेयर पे, क्या वो टूटेगी? नहीं। थोड़ा मोटा इंसान बिठाओ तो उसके पैर हल्के से बेंड होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत हैवी इंसान अगर आपने जो है बिठा दिया चेयर पे, तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी और भड़ाम से चेयर टूट जाती है। मैंने बहुत टूटती हुई देखी है, बहुत मोटे गिरते हुए देखे मैंने चेयर से। एक बार तो मैं एक शादी में गया था, वो मेरे पास में खाना खा रहे थे, ठीक है, वो इतने हैवी थे और 4-5 किलो खाना खा लिया उन्होंने, मतलब लिटरली ना चेयर में से निकालना पड़ा उन्हें। चेयर उनमें से नहीं निकालनी पड़ी, चेयर में से उन्हें निकालना पड़ा कि भाई छोड़ दो इसे, टूट गई बेचारी। चलिए अब हम देखते हैं आगे की स्ट्रेसेस अपनी, जो हमारी थर्ड स्ट्रेस है। क्लियर? शेयर स्ट्रेस। चलिए शेयर स्ट्रेस का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेस जो लगती है वो बेसिकली शेयरिंग करती है। शेयर स्ट्रेस किस तरीके से लगती है? शेयर स्ट्रेस इस तरीके से आप मान सकते हैं जैसे कि कोई किताब रखी हुई है, आपने उस किताब को खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो उस किताब के जो ऊपर वाले पन्ने हैं, जो ऊपर वाले पेजेस हैं, वो आगे की तरफ खिसक जाते हैं, लेकिन किताब नीचे की वहीं की वहीं रखी रहती है। उसके बाद जब आप और जोर लगाते हैं तब किताब आगे की तरफ बढ़ती है। तो शेयरिंग इसी तरीके से काम करती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं शेयरिंग में स्ट्रेस किस तरीके से लगता है, जैसे सपोज मैंने 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स को मैंने एक रिवेट की मदद से जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक रिवेट की मदद से जोड़ा हुआ है इन दोनों प्लेट्स को। अब क्या होगा, इस प्लेट में मैंने स्ट्रेस लगाई, इस प्लेट को मैंने इधर खींचा और इस प्लेट को मैंने इधर खींचा। अब जैसे मैं इसको खींचूंगा, ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, फिसल जाएंगी, और इसमें एक शेयरिंग, एक क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। किस तरह का डिफॉर्मेशन होगा कि ये जो रिवेट है ये ब्रेक हो जाएगा जंक्शन में से। कहां से टूटेगा? यहीं से टूटेगा। और कुछ इस तरीके का ये जो रिवेट है हमारा, वो टूटने के बाद बचेगा। एक हिस्सा ये बचेगा इसका, और एक हिस्सा ये बचेगा। ये 2 हिस्सों में हमारा जो रिवेट है वो जंक्शन पे से टूट जाएगा। इसी कंडीशन में टूटता है। ये जो शेयरिंग है सिंगल शेयर भी हो सकता है, डबल शेयर भी हो सकता है। अगर यहीं पे मैं 3 प्लेट लगा दूं तो ये जो हमारा रिवेट है ये 3 हिस्सों में टूटेगा, फिर बीच का हिस्सा अलग निकलेगा। इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब फेलियर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको। अभी क्या है, इसमें लेयर का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेयर का, ठीक है, यहाँ पे लेयर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे किताब आप खिसका रहे हैं तो किताब की ऊपर वाले पन्ने पहले आगे जाएंगे, उसके बाद पीछे वाला आएगा। तो लेयर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट इस पर होता है। सिंगल शेयर भी होगा और डबल शेयर भी होगा। अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा शेयर स्ट्रेस यूनिट एरिया। टेंजेंशियल लोड इस पर लगता है। कौन सा स्ट्रेस लगता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस इस पर लगता है। टेंजेंशियल लोड लग रहा है तो FT यहां पर आ जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर? आगे देखते हैं एक और नया, टॉर्शन शेयर स्ट्रेस। अब हम देखेंगे टॉर्शन। ये टॉर्शन कहां देखने को मिलता है आपको? टॉर्शन शेयर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा बच्चों जहां पर शाफ्ट और बेयरिंग आपस में लगे हुए हैं, तो वहां आपको देखने को मिलेगा टॉर्शन शेयर स्ट्रेस। जहां पर शाफ्ट और बेयरिंग एक साथ घूम रहे हैं वहां आपको टॉर्शन देखने को मिलता है। टॉर्शन शेयर स्ट्रेस, बेसिकली टॉर्शन का मतलब ही घुमाना होता है, इस तरीके से ना। यहाँ पे ये देखो लगा हुआ है। तो टॉर्शन शेयर स्ट्रेस कहां देखने को मिलता है आपको? ये देखने को मिलता है आपको जहां पर आपका शाफ्ट और बेयरिंग आपस में घूम रहे हैं। किसी बेयरिंग में कोई शाफ्ट घूम रही है, एक टाइम के बाद क्या होता है, उसमें लूजिंग होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेसेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं फेलियर भी होता है। तो देयर इज ए चांस ऑफ स्लिपिंग का चांसेस एक बनता है थोड़े टाइम के बाद। किसकी वजह से? टॉर्शन स्ट्रेसेस की वजह से।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे शाफ्ट है, शाफ्ट रुकी हुई है, अब बेरिंग बेरिंग के अंदर शाफ्ट है, मैंने शाफ्ट घुमाई तो बेरिंग क्या करेगा, धीरे धीरे एक झटका क्रिएट होता है। क्या होता है, एक झटका लगता है जैसे ही वो घूमना शुरू करता है, तो वो झटका धीरे 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 चीजें क्या है, इकट्ठी होती जाती हैं, और एक टाइम पे क्या बनता है, वो स्लिपिंग का एक रीजन बन जाता है कि चीजें क्या है, वो स्लिप होने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो फिर शाफ्ट या फिर बियरिंग एक चीज हमें रिप्लेस करनी पड़ती है, या फिर उसको टाइट करना पड़ता है नट बोल्ट की मदद से, और तब क्या होता है, वो दोबारा से हम क्या करते हैं, उसको चला पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। तो क्लियर हुआ। ये देखो टॉर्शन क्या है, घुमाना किसी चीज को। जैसे सपोज कोई मटेरियल है, ले लो कोई रबर ले लो, ठीक है, रबर ले लो, आपने क्या किया, रबर को घुमाया, अपनी जो इरेजर होती है, इरेजर को घुमाया, अब आपने उसको थोड़ा सा घुमाया, वो वापस आ गई, आपने कहा ठीक है बढ़िया है, और घुमाया वापस आ गई, आपने कहा ठीक है बढ़िया, आप टॉर्शन कर रहे हैं उसको, लेकिन आपने जैसे ही उसको पूरा घुमाया वो दो हिस्सों में टूट गई। तो हर मटेरियल की एक टॉर्शन लिमिट होती है कि वो कितनी टॉर्शन स्ट्रेस जो है वो अपने अंदर सहन कर सकता है। हर चीज की क्या एक लिमिट होती है, जहां आपने लिमिट क्रॉस की वो वहीं से क्या होगा, टूट जाएगी। अब बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेसेस, क्रशिंग स्ट्रेस की। क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, क्रश कर देना, चूरा बना देना किसी भी चीज का, है ना, चूरा बना देना क्या होता है, क्रशिंग का जो है मतलब होता है। समझो कि मैंने एक दो प्लेट्स हैं सेम, मैंने इनको क्या किया, रिविट की मदद से जोड़ा, रिविट की मदद से जोड़ा। अब ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है, हिल रही है, तो क्रशिंग स्ट्रेस इस पे लगातार लग रही है, लगातार लग रही है, लगातार लग रही है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये जो रिविट लगा हुआ है ना, ये रिविट, ये रिविट, ये यहां से क्या होगा, क्रश होना शुरू हो जाएगा, यहां से पतला होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही यहां से पतला होना शुरू होगा, इसमें क्या होगा, लूजिंग हो जाएगी। तो वो लूजिंग जो आ रही है वो कौन सी स्ट्रेसेस की वजह से आ रही है, वो क्रशिंग स्ट्रेसेस की वजह से आ रही है। कौन सी स्ट्रेसेस की वजह से आ रही है, क्रशिंग स्ट्रेसेस की वजह से आ रही है, और इसकी वजह से क्या होता है, फेलियर होता है। बेसिकली क्या है, पाउडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है चीजें। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, पाउडर में। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, कि कितने एरिया पे स्ट्रेस लग रही है, तो सिंपल, एरिया कैसे निकालोगे, रिविट की जो डायमीटर है वो कितनी है, डी, ये इसको मान लो डी, लेंथ मान लो इसकी एल, तो पाई डी एल, ये एरिया आएगा। इतने एरिया पर क्या लग रही है, हमारी क्रशिंग स्ट्रेस लग रही है, क्योंकि रिवेट हमारा कैसा होता है, गोल होता है। मैं रिवेट लाके दिखाऊंगा आपको, बहुत छोटा सा होता है, गोल होता है, और उसका हेड बना होता है, ठीक है। उसके बाद उसके हेड को फ्लैट करके किसी मटेरियल के अंदर ठोक दिया जाता है, और उसके बाद वो क्या है, वो अपना काम करता रहता है, वहीं पर लगा रहता है, लेकिन उसमें फेलियर्स होते हैं बहुत टाइम की, बहुत चीजों की वजह से। कैसे, किस किस की, तो एक तो आपका क्रशिंग की वजह से फेलियर हो जाएगा, है ना, क्रशिंग की वजह से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, और किसी शेयर स्ट्रेस की वजह से फेलियर हो जाएगा। चीजें हिल रही है, खींच रही है, तो क्या हो रहा है, रिवेट ढीला हो जाएगा और उसके बाद टूट जाएगा। क्लियर हुआ। तो क्रशिंग स्ट्रेस यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेस की। बियरिंग स्ट्रेस कहां देखने को मिलता है आपको, बियरिंग स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है वहां पर जहां पर जैसे कोई शाफ्ट है वो लगातार किसी बुश के अंदर रोटेट कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वहां आपको ये बियरिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। बियरिंग स्ट्रेस ये कुछ इसमें सिमिलर ही है। बियरिंग स्ट्रेस कहां मिल रहा है कि एक शाफ्ट है, एक आपका जो है वो बुश के अंदर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वहां क्या आएगा, थोड़े टाइम के बाद बुश में क्या होगा, बुश घिसना शुरू हो जाएगा, बुश जैसे जैसे घिसता जाएगा लूजिंग होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर होता है। स्ट्रेस वहां पर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। क्लियर। अब क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि शाफ्ट कहां रोटेट कर रही है, किसी बुश के अंदर रोटेट कर रही है। फॉर्मूला क्या होता है, बियरिंग एरिया क्या होगा, सेम होगा पाई डी एल। बियरिंग एरिया कितना होगा, पाई डी एल, ये इसका एरिया आ जाता है। क्यों, क्योंकि शाफ्ट एक देखो यहां पर सेम उसी की तरह है कि यहां पर एक शाफ्ट लगा रखी है मैंने, यहां पर एक बुश है,
और ये शाफ्ट जो है बुश के अंदर लगातार घूम रही है। अब ये बुश जो है थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, स्लिपिंग होगी इसमें या वियरिंग होगी इसमें, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहां से क्या आता है, बियरिंग लोड अपॉन बियरिंग एरिया। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है बियरिंग लोड अपॉन बियरिंग एरिया, ये इसका बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है। बियरिंग स्ट्रेस, तो बियरिंग लोड अपॉन बियरिंग एरिया, W अपॉन ए, यहां से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद D क्या है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, यानी कि शाफ्ट का व्यास है, और L क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ शाफ्ट है, यानी कि शाफ्ट की लंबाई है। अब लास्ट आता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस तो हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे मशीन डिजाइन में, क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन हमें इसमें पढ़नी है। और बेंडिंग स्ट्रेस सिंपल सा है, क्या होता है, बेंड करना, किसी भी चीज को मोड़ देना, ये बेंडिंग कहलाता है, ये बेंड है। ठीक है। क्या किस तरीके से स्ट्रेसेस लगती है, जैसे कोई फ्लाईओवर है सीधा, अब उस पर कोई ट्रक खड़ा है, एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, चार ट्रक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब धीरे 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 क्या बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी, तो क्या होगा, ये बेंड होता चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फेलियर होता है, पुल के पुल गिर जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। अब देखो उसी तरीके से क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस लिखो यहां पर, देखिए अभी ये क्या है, सीधा है, सीधा है। अब जब ये बेंड होगा तो किस तरीके से बेंड होगा, ये इस तरीके से बेंड होगा, जब इस पे लोड लगेगा, जब इस पे लोड लगेगा। लेंथ क्या रहेगी इसकी, एल से डिनोट कर दो। देखो ये चीजें फिक्स नहीं रहती, आप स्मॉल एल से करो, कैपिटल एल से करो, कुछ बुक में स्मॉल एल लिखा रहेगा, कुछ बुक में कैपिटल एल लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसकी स्ट्रेस को किस तरीके से निकालेंगे। अब बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं, सिग्मा बी को किससे निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। और ये सिंपल सी एक इक्वेशन है हमारी, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। अब यहां से अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m अपॉन आई इंटू वाई। यहां पे सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है। m क्या है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट है, इसको लिख लो, बेंडिंग स्ट्रेस। m क्या है यहां पर, बेंडिंग मोमेंट। इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी तो सिर्फ आप ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। जब इनके जो है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये टॉपिक्स के अंदर भी कंप्लीट टॉपिक्स है, तो तब इसको मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद आपका वाई क्या है, आपका डिस्टेंस एट विच मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो जो आपका डिस्टेंस है वो आपको यहां पर वाई में बताएंगे, डिस्टेंस एट विच मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो आपका क्या है, वाई है। क्लियर। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना अगला बेंडिंग स्ट्रेस के बाद। ठीक है। तो समझ में आ रहा है, सिंपल सा है कि भाई वाई सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, एम क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं है, बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच बेंडिंग अकर, तो जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है वो क्या है, वाई आपका डिस्टेंस है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे अपना लास्ट, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या कह रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेस को इस तरीके से समझो कि यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और मैंने इस पानी के अंदर एक बॉडी डाली, ये बॉडी डाली। अब ये पानी जो है इस बॉडी को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, और जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आने की कोशिश करेंगे।
बाहर आने की कोशिश करेंगे तो एक लोड तो अंदर की तरफ लग रहा होगा और एक लोड बाहर की तरफ लग रहा होगा। एक लोड अंदर की तरफ, एक लोड बाहर की तरफ। लोड लग रहा होगा कितने एरिया पे? इस एरिया पर। जैसे अभी आपने सुना था कुछ साल पहले केस हुआ था, कुछ लोग समंदर की गहराई में सबमरीन में बैठ के गए थे और उसके बाद वो प्रेशर नहीं झेल पाई पानी का और वही बस्ट हो गई। कुछ माइक्रो सेकंड में उन 5-6 लोग थे, सारे के सारे मारे गए। तो ये पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा होता है, हर चीज उसमें सरवाइव नहीं कर सकती। तो देखो पी क्या है यहां पे? आउटर प्रेशर है। पीओ क्या है? इंटरनल प्रेशर है, जो बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहां से हमारी जो स्ट्रेस, इसमें जो स्ट्रेस है वो प्रेशर के बराबर हो जाती है। कैसे? देखो, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर है? पी। बस पी यहां पे क्या मानते हैं हम? डेल्टा पी मान लेते हैं। डेल्टा पी जो कि क्या है? डिफरेंस है पी माइनस पी नॉट का। इस तरीके से इसको याद कर लो। क्लियर हुआ? स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर किस कौन सा प्रेशर है यहां पे? डेल्टा पी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, आउटर प्रेशर का और इंटरनल प्रेशर का, दोनों का क्या यहां पे? डिफरेंस है। क्लियर? तो ये स्ट्रेस यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है और स्ट्रेसेस के टाइप्स यहां पर हमारे कवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई डाउट है या कुछ ऐसी चीज जो आपकी समझ में नहीं आई है, प्लीज कमेंट करिए, दोबारा से आपको रिकॉल कराया जाएगा, समझाया जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम वो भी पढ़ाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिए। आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा और सिस्टमेटिक मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, सिलेबस के साथ मिलेगा। तो प्लीज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, अपने कोर्स को एक्सेस करो और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ शुरू करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।